हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 फाइनल एग्जाम की, और ये सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो है। और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई बच्चों? ऑप्शन है 14 जुलाई 1789, 4 जुलाई 1776, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो जो फ्रांस की क्रांति हुआ था ना, ये 14 जुलाई 1789 को था। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। क्या फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत था बच्चों, ये रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था बच्चों, ये 1871 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर जो है 1871 ईस्वी को बना था। आगे देखिए, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक, ये जो कहना था ना बच्चों, ये जो कहना था रूसो का कहना था। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट होएगा। ये कथन जो है रूसो का ही था। ठीक है, तुम पहले मनुष्य हो, बाद में किसी देश का नागरिक हो, है ना। आगे देखिए, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना किया था बच्चों, ये दिदरो किए थे। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है बच्चों, इसका बुक का राइटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है। 7 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, बच्चे लोग इसको बता सकते हैं, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कथन जो थे सुभाष चंद्र बोस जी का था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन याद रखना 1905 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे, ये सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू, है ना। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन जब हो रहा था बच्चों, उसका प्रमुख नेता, ठीक है, कौन था? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दोनों था। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों संसाधन। ठीक है, जो हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है, हमारे, है ना, जो बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, ये आर्थिक रूप से जो संभाव्य जो है बच्चों, ये क्या है? संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट है। जैसे पानी हो गया, पानी क्या है? संसाधन है। पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ क्या है? संसाधन है, जिससे हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। कोई भी चीज को विनिर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ये आपका संसाधन होता है ना। आगे देखिए, भूमि का निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो भूमि का जो निम्नीकरण होता है बच्चों, तो ये किसका भूमिका नहीं है इसमें? वनों को कटाना, वनों के काटना, इससे क्या है? भूमि निम्नीकरण होता है, इसका भूमिका तो है। ठीक है, अति पशुचारण, ये भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा। लेकिन मधुमक्खी पालन, इससे कोई रिलेशन नहीं है बच्चों भूमि निम्नीकरण का। तो ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन करेंगे तो क्या भूमि निम्नीकरण होगा उससे? नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है इससे। तो घा नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है बच्चों? तो ये पाया जाता है 43%। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा।
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, आणविकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क जो है बच्चों ये आणविकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट होगा। आणविकरणीय क्यों नहीं, क्यों आणविकरणीय क्यों? इसलिए कि लौह अयस्क अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय में हम लोग पुनः उसको कर सकते हैं, लेकिन ये आणविकरणीय है, ठीक है, तो याद रखेंगे। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली बतख खत्म है ना, हमारे जो विश्व है इससे खत्म हो चुका है, यानी ये लुप्त जातियां हो जाएगा, लुप्त हो गया अब, ठीक है। डायनासोर, गुलाबी सिर वाली बतख खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, लुप्त जातियां। आगे देखो, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से? वन्य जीव के आवास विनाश, हाँ ये भी है कारक। क्यों? क्योंकि वन्य जीव का अगर हम घर को खत्म कर देंगे, जंगल को खत्म कर देंगे, जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं उसका विनाश कर देंगे तो रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी कारक हो गया। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, हाँ ये भी है ना, वन्य जीव को हम लोग मारते हैं, शिकार करते हैं, तो उससे भी जैव विविधता कम हो रही है ना। पर्यावरण, प्रदूषण और दलहन, ठीक है, तो तीनों यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल की कमी की क्या कारण है? ठीक है, तो जल का कमी का क्या कारण है? जल क्यों कमी हो रहा है? अति शोषण, बिल्कुल सही। तो अत्यधिक प्रयोग, सही है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, हाँ ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। जल की कमी के कारण अति शोषण हो रहा है, अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, समाज में विभिन्न वर्ग को कभी कहीं ज़्यादा जल का यूज किया जा रहा है, कहीं कम यूज कर, मतलब असमान वितरण है ना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट है। टांका क्या होता है बच्चों? तो टांका जो है ना, टांका जो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक था। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो 20 करोड़, 20 लाख, 50 करोड़, 5 करोड़। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का नंबर, ठीक है, 20 करोड़। आगे, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो प्रति व्यक्ति, हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो देश में जितना कुल इनकम होगा ना, उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत है? ठीक है, तो 2017 में प्रति व्यक्ति आय अगर $12,056 से प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उसको कौन सा श्रेणी में रखेंगे? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या विकासशील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विकसित, ठीक है। जिसका $12,056 से प्रति वर्ष अधिक है ना प्रति व्यक्ति आय, उसको हम लोग विकसित में रखेंगे। लेकिन हमारा भारत क्या विकसित देश है? नहीं, ये कैसा है? विकासशील देश है ना। अभी भी हमारे भारत देश जो है वो विकसित होने के कागार में है ना। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है? विकास के लिए विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ियों के लिए, विकास केवल आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। विकास जो है बच्चों वर्तमान के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट जो करते हैं अपने लिए भी है ना, वर्तमान के लिए, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, कि जो आएगा आने वाला जो पीढ़ी होगा वो भी इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को वो यूज़ करे, है ना। आगे देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे जो ज़्यादा अधिक है बच्चों ये केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना। आगे देखो, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी? ठीक है, तो अगर प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया और जनसंख्या 5000 है बच्चों, तो उसका प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? तो आय को, प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या को इंटू कर दो, ठीक है। तो 5000 को जब हम इंटू करेंगे 500 से, ठीक है, इंटू करेंगे हम 500 से, तो 5 25 और के ठो 0, 3 2 5 ठो 0, तो 5 ठो 0 यानी 25 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा बच्चों? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक उत्पाद है, जैसे पेड़ पौधे, उसको अगर हम फर्नीचर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, दरवाज़ा बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र होगा बच्चों ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब विनिर्माण है ना। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ लोग बेरोजगार है, गलत,
ठीक है, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ये भी गलत। नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं ना, ठीक है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं जहां पे 2 लोगों को काम है वहां पे 5 लोग काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या, और अगर देखो 2 लोग काम कर रहा है तो भी उसका प्रोडक्शन उतना ही है, और 5 लोग काम कर रहा है तो भी प्रोडक्शन उतना ही है, ठीक है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हम लोग 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है, ठीक है। तो 14 से 15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का या उस आयु के कुल वर्ग के बच्चों के साथ क्या कहलाता है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का निवल उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, संगठित क्षेत्र या उन उद्यमों में शामिल करता है जो रोजगार की शर्तें नियमित है ना। आगे देखते हैं कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे टीचर्स हो गए, वाहन हो गया, परिवहन हो गया, ये सब जितने भी आता है ना ये तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत है। बैंक हो गया, है ना, ये सब। आगे देखिए सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय स्थित है ना बच्चों, ये है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो श्रीलंका, बेल्जियम, भारत, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, है ना, जर्मनी इसका राइट आंसर है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी देश से। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो बेल्जियम में डच बोलने वाले आबादी जो है ये 59% है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। ये सत्ता के साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण इसी तरीके, पहले केंद्र सरकार ऊपर में, उसके बाद राज्य सरकार आता है, उसके बाद स्थानीय सरकार आता है, ठीक है। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची पुलिस, व्यापार, कृषि, नहीं ये नहीं है, ठीक है। प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, हाँ ये सही है, ठीक है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। 3 सूची होता है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में यहाँ पे पूछ रहा है, तो संघ सूची का हम लोग लिख कर दिए। आगे हमारे देश की राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो हिंदी बोलने वाले, हमारे राजभाषा हिंदी बोलने वाले की प्रतिशत कितना है बच्चों। तो ये है 40%, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है। भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो झारखंड में कौन सा भाषा बोला जाता है बच्चों। तो ये संथाली बोला जाता है, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो ये है बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ 50, ठीक है, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50%। आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर जो लास्ट सवाल है, ठीक है, इस मॉडल पेपर का। भारत के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, कब कदम उठाया गया, ठीक है। तो 1992 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट होगा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, हमारे इस वीडियो को आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर लेंगे। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट बार आए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का सेट 3, ठीक है, सेट 3 था। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया है चैनल पे। यदि आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे एक बार जब क्लिक करोगे ना तो वहाँ सारा सेट आप लोगों को मिल जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 पूरा लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को सोशल साइंस की तैयारी सेट वाइज करवाया जा रहा है, उसी तरीके से साइंस का भी और मैथ का भी तैयारी करवाया जा रहा है, इंग्लिश का भी, बहुत सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करेंगे हमारे यूट्यूब पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे कौन कौन से वीडियो अपलोड है, आप वहां से देखेंगे और अपना तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर ढूंढने में आपको दिक्कत होती है वीडियो को, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, प्रीवियस मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दिया हूँ। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हमारा
सोशल मीडिया का लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड हम करवा देंगे। ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलते रहता है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।